स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहते हैं और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, यानी झिल्ली के द्वारा होने वाले परिवहन ट्रांसपोर्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अगर झिल्ली को समझना चाहें कि मेम्ब्रेन्स क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, तो कोशिका को जो चारों तरफ से कवर कर रही है वो संरचना तथा कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उनके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक संरचना पाई जा रही है जिनको मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के द्वारा होने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी जिसमें ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जिसमें कुछ पदार्थों का, सब्सटेंसेस का, आयनों का, मिनरल्स का, इन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ हो, तो यही ट्रांसपोर्ट है। और इन्हीं ट्रांसपोर्ट की अलग अलग विधियों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें झिल्ली को पहले हम वीडियो में जान चुके हैं कि जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन और थर्ड कंपोनेंट होता है लिपिड। जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें मोस्टली फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं और फॉस्फोलिपिड की जो प्रकृति होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। और हाइड्रोफोबिक जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उन्हीं को अपने आप में डिसॉल्व करता है। मींस जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। उसमें से जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको आसानी से पार नहीं कर सकते वो। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो परिवहन होता है उसका क्या महत्व है। तो हम इस पर को बहुत सरल तरीके से समझें तो कोशिका को अपनी एक इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था बनाए रखने के लिए उसके चारों तरफ के वातावरण में उपस्थित जो आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एक साम्यावस्था में बनाए रखना जरूरी है ताकि कोशिका प्रॉपर रूप से, सेल प्रॉपर रूप से अपना कार्य संपादित कर सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक कोशिका के लिए। इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में देखें तो इस मेम्ब्रेन्स को समझते हैं, जिसको हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस के रूप में हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, या हम कहें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी का मतलब होता है कि अर्धपारगम्यजली हिंदी में कहते हैं, तो यानी ये आधे पदार्थों को ही अंदर आने देती है और आधे पदार्थों को ये अंदर आने नहीं देती है। यानी इम्परमिएबल, कुछ पदार्थों के लिए ये इम्परमिएबल होती है और कुछ पदार्थों के लिए परमिएबल होती है। लेकिन सेमी परमिएबल से बेटर हमारे पास एक वर्ड है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी इसका आशय है कि ये कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही सेलेक्ट करती है और उनके लिए ही परमिएबल होती है। या डिफरेंशियल परमिएबल यानी वो कुछ पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए परमिएबल है और कई प्रकार के पदार्थों के लिए इम्परमिएबल होगी। यानी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सरल शब्दों में ये कहें कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी वास्तव में मेम्ब्रेन कर क्या रही है? एबिलिटी टू रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये क्या करती है? सेल के अंदर जो पदार्थ पाए जा रहे हैं और सेल के अंदर, बाहर और अंदर जो पदार्थ पाए जा रहे हैं उनको रेगुलेट करने का मेन फंक्शन हो रहा है। और ये जो फंक्शन पूरी तरह से फुलफिल होता है वो ट्रांसपोर्ट की अलग अलग विधियों के द्वारा होती है और इन्हीं विधियों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। अब जो ट्रांसपोर्ट होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें हैं जैसे पानी, वाटर है, आयंस हो सकते हैं, जिनमें से आयंस में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और भी कई प्रकार के जो आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स में शुगर्स, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फैटी एसिड का, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट को कोशिका से बाहर निकाला जाता है। O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो भी ट्रांसपोर्ट, कहीं ना कहीं उसका भी ट्रांसपोर्ट कोशिका के अंदर और बाहर की तरफ होता है। तो हम इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये किन किन विधियों के द्वारा हमारी कोशिका में संपादित होता है।
तो इसके हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, उनको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखें, पहला मेथड है जिसमें ऑस्मोसिस, जिसको परासरण कहते हैं हिंदी में, सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी जो किसी फैसिलिटेट करेगा उसको कोई, बीच में कोई मदद करेगा। इसके बाद में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी खर्च होती है। इन प्रोसेस में ये जो तीनों प्रोसेस है अबाव, जो 1, 2 और 3 नंबर की जो प्रोसेस है, इनमें किसी प्रकार की एटीपी खर्च नहीं होगी। यहाँ ये बिल्कुल पैसिव मेथड के थ्रू होने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा 3 जिनमें बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, यानी थोड़े इन ट्रांसपोर्ट से हट अलग प्रकार से इनका ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें एंडोसाइटोसिस है, यानी सेल के अंदर कुछ पदार्थ अंदर जाएंगे, एक्जोसाइटोसिस सेल के बाहर कुछ पदार्थ छोड़े जाएंगे, और रोफियोसाइटोसिस जिसमें 2 सेल्स आपस में मिलकर कुछ पदार्थों को एक्सचेंज करती है। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस परासरण कहते हैं इसको। ये प्रक्रिया एक सजीव कोशिका में संपादित होती है। इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पानी का इसमें मेन रोल होता है। इन ऑस्मोसिस प्रक्रिया को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं, वो ज़रूरी है। जैसे कि एक विलयन का जो निर्माण होता है, वो विलेय और विलायक दोनों के आपस में मिलने से विलायक का निर्माण होता है, या हम यूँ कहें कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आपस में मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, उसमें सोलवेंट का जो काम करता है वो वाटर कंटेंट करता है, और इसमें कुछ सब्सटेंसेस जो पदार्थ मिला हुआ रहता है वो सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। अब हम ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया में पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कम सांद्रित जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ से पानी का मूवमेंट अधिक सांद्रित जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ होगा। यह हम कहें जो लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ से लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ पानी का ट्रांसपोर्ट होगा, और ये ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिवली परमिएबल थ्रू होगा। इस प्रक्रिया को हम समझने के एक यू ट्यूब, जो यू के आकार की एक ट्यूब है, जिसको बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया गया है, और दोनों तरफ 2 प्रकार के सॉल्यूशन इसमें भर दिए गए हैं। एक तरफ इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी वो कम सांद्रित वाला पानी भरा हुआ है, और दूसरी तरफ जो नली में भरा हुआ है वो अधिक सांद्रित वाला जल भरा हुआ है। इनको कुछ समय पश्चात हम देखें तो पता चले कि जो इनका जो स्तर वर्तमान में यहाँ पर है, दोनों का स्तर एक का कम हो जाएगा और दूसरे का बढ़ जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि पानी एक ट्यूब से निकलकर, पानी इस वाली जो ये ट्यूब है उसमें से निकलकर इस वाली दूसरी जो ट्यूब है इसमें चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ जो दूसरे यहाँ इस तरफ जो विलयन है वो ज़्यादा सांद्रित है, जिससे कि इसमें पानी के अणु वापस बहुत सारे आ जाते हैं, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं, यानी परासरण दाब को समझते हैं। तो विद इन ए सॉल्यूशन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स क्रिएट प्रेशर दैट पुल्स वाटर, यानी सोल्यूट जो एक विलयन है उसमें सोल्यूट जो मॉलिक्यूल है, यानी जो विलेय पदार्थ है, उसके अणुओं के द्वारा जो पानी के ऊपर जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस पानी को मूव कराने में मदद करता है। जो अब हम इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस 2 प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, एंडो ऑस्मोसिस हो सकती है और एक्सो ऑस्मोसिस हो सकती है। एंडो का मतलब अगर सेल के अंदर, ये समझें, ये जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, अगर इसके अंदर अगर पानी जा रहा है तो यह प्रक्रिया कहलाती है एंडो ऑस्मोसिस। अगर इस सेल के बाहर पानी आता है
तो इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। अब हम जो सेल के चारों तरफ किस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसके आधार पर इन सॉल्यूशन को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप है हाइपरटोनिक, सेकंड टाइप है हाइपोटोनिक और जो थर्ड टाइप है वो है आइसोटोनिक। इनकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपर से समझ में आ रहा है कि अधिक, टोनिक मतलब उसमें कंसंट्रेट ज़्यादा होगा। ऐसा विलयन जिसमें ज़्यादा मात्रा में घुले हुए विलेय अणु हो, यानी वो ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय अणु है उसके ज़्यादा मात्रा हो, यानी वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो। तो इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें कि अगर आरबीसी को रखें, इनमें ऐसे विलयन जो हाइपरटोनिक हो उसमें अगर आरबीसी को रखते हैं तो क्या होगा, आरबीसी के बाहर का माध्यम ज़्यादा सांद्रित होने की वजह से आरबीसी के अंदर से, जो आरबीसी है उसके अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, इसकी आकृति श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे आप यहाँ इस जार में भी देख सकते हैं, यहाँ इसकी आकृति में पानी मोस्ट ऑफ बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी आकृति सिकुड़ जाती है। जो आरबीसी की जो प्रॉपर जो शेप थी वो सिकुड़ जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जिसमें हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम हो, ऐसे विलयन में अगर आरबीसी को रखते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर का मीडियम अधिक सांद्रित होता है और बाहर वाला जो माध्यम है जिसको इस आरबीसी को रखा जा रहा है वो कम सांद्रित है। इसलिए क्या होगा, पानी बाहर वाले माध्यम से कोशिका यानी आरबीसी के अंदर प्रवेश करेगा और आरबीसी फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी और अंत में बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। अगर हम इसी आरबीसी को, अगर एक नॉर्मल आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, यानी जो जिस प्रकार का माध्यम सेल के अंदर है उसी प्रकार का बाहर माध्यम हो, तो इसमें किसी प्रकार का कोई, इसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें ना तो पानी अंदर जाएगा, नहीं जो नेट, ना तो अंदर कुछ पानी जाएगा, नहीं बाहर कुछ आएगा, यानी उसकी आकृति समान प्रकार की बनी हुई रहती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे दूसरे मेथड्स की। पहला मेथड है हमारे पास ऑस्मोसिस, दूसरा मेथड है सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया हो रही थी वो बिना एटीपी खर्च हुए हो रही है। ऐसे ही सिंपल जो डिफ्यूजन है, सरल विसरण की जो प्रक्रिया है, वो भी बिल्कुल सरल प्रकार से संपादित होती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो संपादित होती है उसमें क्या होता है, जो हायर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेट एरिया टू ए लो कंसंट्रेशन एरिया। जैसे एग्जाम्पल में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, तो ये इजीली डिफ्यूज होकर सेल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये सेल का बाहर का हिस्सा है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो बाहरी जहाँ अधिक ऑक्सीजन है वहाँ से अंदर की तरफ ऑक्सीजन प्रवेश करती है, यानी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ इसमें मूवमेंट होता है। यह एक बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। स्लो प्रोसेस है, धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होते हैं। इसमें जो डायरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम होती है। एक्चुअली रैंडम का मतलब वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अंत में यानी एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल को देखें, जैसे ये मॉलिक्यूल है, पहले तो चारों तरफ मूव करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसको टक्कर मारेगा, फिर वो दूसरी इसको गति देने का काम करेगा, फिर ये एक दूसरे से जब पास ज़्यादा अणु होंगे तो एक अलग दिशा में इनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। इनमें खुद की कुछ एनर्जी पाई जाती है, उसकी वजह से ये इनका मूवमेंट होता है।
इस प्रक्रिया को जो सरल विसरण की जो प्रक्रिया है कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो सांद्रता का जो अनुपात जो डिफरेंस आ रहा है वो इसको प्रभावित करेगा। टेम्परेचर्स यानी तापमान इस प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जो विसरण की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है, पारगम्यता झिल्ली की कैसी है, उसके आधार पर भी ये कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा प्रेशर भी इसको इफ़ेक्ट करता है। सिंपल डिफ्यूजन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे परफ्यूम जनरली लोग यूज़ करते हैं तो वो 1% लगाने के बाद में उसके पास में से उसके मॉलिक्यूल्स वहाँ से दूर की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक तरफ रहते हैं, फिर वो दूर जाने के प्रयास करते हैं। एक और एग्जांपल समझे तो जैसे घर में आप लोग अगरबत्ती यूज़ करते होंगे तो एक जगह कोने पे रखे हुआ अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे होके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और हमें स्मेल से पता चल जाता है कि किसी ने अगरबत्ती जलाई है। ऐसे ही सिगरेट की जो स्मोक होता है, उसका धुआं होता है, वो भी इसी तरह फंक्शन करता है, यानी उसका भी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इसी तरह से होते हैं। इसके अलावा कुछ लिक्विड, उसका ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। अब हम समझते हैं इसी प्रक्रिया को विसरण की ही प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की चीज़ मदद नहीं की जा रही थी। यहाँ पर मदद करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कोई पर्सन है, यानी कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा आ चुका है जो इसको फैसिलिटेट करेगा, उसको मदद करेगा। मीडिएटेड, जिसको डिफ्यूजन इसलिए नाम दिया जा रहा है, कोई मीडिएटर है कोई जो कि उन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। इसको कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स और आयन थ्रू मेम्ब्रेन यूजिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाती है। इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जैसे यहाँ डायग्राम में ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या होती है, जैसे सेल का ये बाहर की तरफ का हिस्सा है, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। सेल के बाहर ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा संख्या में हैं, ये अंदर जाएंगे, लेकिन ये सीधे नहीं जा सकते। इसका कारण ये है कि इन पे चार्ज, इनकी हो सकता है साइज़ ज़्यादा है, इनकी पोलरिटी जो ध्रुवीयता है उसकी कारण ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो जो प्रोटीन है वो इसको फैसिलिटेट करेगी, इसको यहाँ से जोड़ेगी और दूसरे छोर पर ले जाके इसको अंदर की तरफ ले जाके छोड़ देती है, यानी इस प्रक्रिया में प्रोटीन मदद करती है। इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है और ये मॉलिक्यूल्स साइज और उसकी पोलरिटी भी इसको डिसाइड करती है। डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंसेस। जो इसकी रेट होगी डिफ्यूजन की वो इसके मॉलिक्यूल्स की साइज पे डिपेंड करेगी। जो लिपिड बाइलेयर है उसमें इसकी सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता कैसी है उस पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इस प्रक्रिया को इनहिबिटर के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए ये सेंसर, ये इनहिबिटर के लिए संवेदनशील होते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है ये इनहिबिटर अगर यूज़ करते हैं तो ये प्रक्रिया रुक जाती है या धीमी गति हो जाती है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, उनके टाइप में जैसे चैनल बनते हैं कुछ, और कुछ कैरियर प्रोटीन की तरह काम करती है। यानी कुछ में तो जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसमें दो प्रोटीन संरचना आपस में एक चैनल बनाती है, एक बीच में पैसेज बनाती है जिसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ में प्रोटीन बाहर से उसको अटैच करती है मॉलिक्यूल्स को और अंदर ले जाके छोड़ देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रोटीन मदद कर रही है ट्रांसपोर्ट में। इसके एग्जांपल्स में जैसे हम देखें, जैसे मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इसी प्रक्रिया से होता है। इसके अलावा पोरिन्स प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया की एक्चुअली जो मेम्ब्रेन्स है उसमें चैनल्स के रूप में, यानी जो प्रोटीन जो चैनल बन रहे थे उसके रूप में पोरिन्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक्वापोरिन्स भी पाए जाते हैं। कोशिका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वापोरिन्स पाए जा रहे हैं। यानी उसी प्रकार के ये
चैनल्स पाए जा रहे हैं जिनके बीच में से होकर ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब ये इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। इमेजिन के तौर पर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक प्रोटीन चैनल से ट्रांसपोर्ट होता है तो ये यूनिपोर्ट कहलाता है, एकल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अगर इसमें दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक अंदर से बाहर की तरफ आता है और एक बाहर से अंदर की तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये कहलाता है एंटीपोटर ट्रांसपोर्ट, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और इसके अलावा एक और है सिम्पोटर, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो ये सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली इसमें एनर्जी खर्च होती है, नाम से पता चल रहा है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोशिका में जो आयन है उनको बनाए रखने में ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर अधिक सांद्रता में जो हमारे पास आयन्स हैं वो तो कोशिका के अंदर आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोशिका के अंदर आ ही रहे हैं तो उनको बाहर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका अपनी साम्यावस्था बनाए रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में जहाँ पर ये क्या होता है, अगेंस्ट जहाँ पर कम कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता यानी अधिक कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एटीपी। ये कंसंट्रेशन के अपोजिट इसमें ट्रांसपोर्ट होता है और ये इसमें एटीपी खर्च होती है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसको मेटाबॉलिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। और इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे एक हिल से, एक पहाड़ी से नीचे उतरते समय इतनी एनर्जी खर्च नहीं होती जितनी चढ़ने में खर्च होती है। तो ये एक अप हिल की तरह ट्रांसपोर्ट है, यानी ऊपर जैसे पहाड़ी पर चढ़ने जैसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होगी और इसके एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इसी को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में ही एटीपी खर्च होगी, लेकिन एक में प्रत्यक्ष रूप से होगी और एक में अप्रत्यक्ष रूप से होगी। इसमें एग्जांपल्स है जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। जो मैमल्स में सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा जो प्रोटॉन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट बैक्टीरिया में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो इसमें सोडियम और ग्लूकोज का जब हमारी इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्वेशन होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से ही होता है। अब देखते हैं फिफ्थ प्रक्रिया, जिसमें अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में, यानी सेल के अंदर सेल कुछ अंदर ले रही है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर जैसे पहला प्रकार है पेनेकोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, यानी पेनेकोसाइटोसिस को हम लोग एक और नाम दिया गया है सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल पी रही है। ये जो नाम दिया गया है वो लेविस द्वारा दिया गया है, जिसमें लिक्विड सब्सटेंसेस को वेसिकल के द्वारा अंदर लिया जाता है। लिक्विड सब्सटेंसेस इंजेक्शन थ्रू वेसिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो वेसिकल का फॉर्मेशन होता है उनके द्वारा लिक्विड जो पदार्थ हैं उनको सेल के अंदर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। और जो ये छोटी छोटी वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है इनको कहते हैं पिनोसोम्स। अब हम सेकंड प्रक्रिया को देखते हैं एंडोसाइटोसिस में, फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, सेल खाती है या खा रही है। ये वर्ड दिया था मेचनिकॉफ द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, सॉलिड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन वेसिकल के द्वारा सेल के अंदर लिया जाता है।
जिसमें जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको फैगोसोम कहते हैं, और इन फैगोसोम के बनने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रिसेप्टर, बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इस प्रक्रिया में, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसको डायग्राम, तीनों प्रक्रियाओं को डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। पहली प्रक्रिया जो पिनोसाइटोसिस है उसको देखते हैं। पिनोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ये सेल का बाहर का हिस्सा है और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। जो यहाँ पर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये जो डबल लेयर, इसमें इस तरह वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। ये बाहर से जैसे ही कोई मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आएगा तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और धीरे धीरे ये यहाँ से सेपरेट होके इस तरह संरचना वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती है। और बाद में इसका अगर डाइजेशन करना हो या इसका आगे कोई मैसेज देना हो, वो प्रक्रिया सेल के अंदर होती है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है फैगोसाइटोसिस, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, बड़े पार्टिकल्स आते हैं। इनको भी वही प्रक्रिया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा उनको एनगल्फ किया जाता है, अंदर लिया जाता है और धीरे धीरे ये फैगोसोम का निर्माण करती है और इनको डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा होगा कि सूडोपोडिया चारों तरफ घेर के एक फूड कप का निर्माण, फूड वैक्यूल का निर्माण करती है और बाद में जाके उसमें लाइसोसोम मिलकर डाइजेशन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। एक और थर्ड प्रक्रिया थी हमारे पास RME, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं। ये रिसेप्टर जो बाहर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अटैच हो जाते हैं और अंदर की तरफ भी कुछ जैसे क्लेथरिन कोटेड कुछ वेसिकल्स बनती है। ये कुछ हमें संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या करती है, इसके चारों तरफ इसको कवर करके ये धीरे धीरे अंदर बनती है और ये एक कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पदार्थ इसके अंदर रहते हैं, पदार्थ इनमें अंदर रहते हैं और बाद में जाके इनको अलग कर दिया जाता है और ये वापस रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाते हैं, मेम्ब्रेन्स के ऊपर वापस चले जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बाद में एक्सोसाइटोसिस, इसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, यानी सेल वोमिट कर रही है, यानी कुछ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। और कौन से पदार्थों को बाहर निकालना पड़ता है? जो पदार्थ वेस्ट हो चुके हैं। तो सेल क्या करती है? सेल एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग बडिंग वेसिकल। बडिंग वेसिकल जो गोल्जी अपरेटस में जो छोटी छोटी वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी वेसिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो धीरे धीरे यहाँ सेल मेम्ब्रेन की जो बाहरी स्तर है वहाँ तक आती है और इनके जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल इनको बाहर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट बना होगा इनके अंदर, जैसे हार्मोन बनना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे होते हैं, उनको भी सेल के बाहर रिलीज करना होता है। तो इसी प्रक्रिया के थ्रू वो चीज़ें रिलीज होती है। एग्जाम्पल में सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन का जैसे सिक्रीशन होता है, वो प्रक्रिया न्यूरॉन्स के द्वारा जो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं वो भी एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं। अब लास्ट प्रक्रिया देखते हैं रोफियोसाइटोसिस इन प्रक्रिया से अलग है। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन फॉर्म ऑफ वेसिकल बाय यूजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का, जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्म में ही होता है। जैसे कि जब आरबीसी मैच्योर हो रही होती है बोन मेरो में, आरबीसी जो रेड बोन मेरो में जो मैच्योर हो रही होती है तो इनमें हीमोग्लोबिन एडजस्ट होता है जाके, तो ये इसका एग्जाम्पल है।